नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, 2024 में ये पहला क्लास है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का। तो आप सभी जितने भी लोग हैं यह ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे श्यानता के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाते हैं, कभी आता है उपग्रह में ले जाते हैं, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बारी बारी से हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे, कुछ चीज़ों को याद करेंगे। ठीक, तो बिना वक्त गवाए हुए मैं शुरू करता हूँ। 10 से 15 मिनट का आपका समय लगेगा। इस टॉपिक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो बिना भी वक्त गवाए हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है शयनता। शयनता का मात्रक क्या होता है? शयनता क्या होता है, मोटा मोटी भाषा में हम समझाएंगे। देखिए, जितना जो चीज़ गाढ़ा है ना, जितना जो चीज़ गाढ़ा है समझ लिए कि वह ज़्यादा शयन है, और कम गाढ़ा है तो शयनता उसकी कम है, ये समझ लीजिएगा। तो शयनता का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है डेकापॉइज, पॉइजली या पास्कल सेकंड। तीनों में कोई अगर ऑप्शन में है तो आप इसको राइट कर देंगे। गैस की शयनता द्रव से कम होती है। आपने देखा है कि गैस जो होता है वह द्रव से कम गाढ़ा है, तो इसलिए उसकी शयनता कम है। कहने का मतलब यही है, साफ साफ समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जो ज़्यादा गाढ़ा है ज़्यादा शयनता है और कम गाढ़ा कम शयनता। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो शयनता एक चीज़ ये पूछता है कि गर्म करने पर शयनता का क्या प्रभाव होता है, शयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे पूछा जाता है कि गर्म करने पर जो गैस की शयनता होती है वो क्या होती है, और ठोस की जो ठोस में शयनता नहीं होती है, द्रव की होती है। द्रव की शयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, गर्म करने पर द्रव की जो शयनता होती है वह घटती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा है बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार बीपीएससी में, दोनों में, कि गर्म करने पर द्रवों की शयनता, तो गर्म करने पर द्रवों की शयनता जो होती है वो घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, द्रवों की शयनता घट जाती है, और गर्म करने पर गैस की जो शयनता होती है वह गैस की शयनता बढ़ जाती है। जी हाँ, गैस की शयनता गर्म करने पर बढ़ेगी और द्रव की शयनता गर्म करने पर घटेगी। कोई दिक्कत नहीं, द्रव की घटती है, गैस की बढ़ती है। बस ये दो चीज याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है इन दोनों चीजों से। अब है आवर्तकाल। आवर्तकाल से भी कुछ क्वेश्चन बनता है। तो आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है भैया? तो आवर्तकाल जो है वह लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आवर्तकाल किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, तो आप बताएंगे लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किन किन चीजों पर निर्भर करता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं, घनत्व की जो इकाई है वह क्या है? तो घनत्व बराबर होता है, देखिए घनत्व कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान और बटे में आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है घन मीटर। तो जो ये घनत्व की इकाई है वह क्या हो जाएगा, केजी प्रति घन मीटर। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक और समझिए। घनत्व की इकाई अगर पूछता है तो आप बताएंगे द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन को कैसे किया जाएगा, लिखा जाएगा? तो द्रव्यमान का मात्रक है केजी, है कि नहीं, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक है घन मीटर। तो घनत्व की इकाई क्या हो गई? घनत्व की इकाई हो गई केजी प्रति घन मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझते चल रहे होंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में तैरते रहते हैं, बादल जो है वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा, बादल कभी ऊपर देखिए तो लगेगा कि वह नाच रहा है, दौड़ रहा है ना। क्यों तैरते रहता है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। अब होता क्या है कि देखिए, जल जो होता है वह सूर्य के मतलब संपर्क में आने से, किरणों के संपर्क में आने से गर्म होकर के और हल्की होकर के ऊपर उड़ते जाती है। अब आपको पता है कि ऊपर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो एक हिम पॉइंट है, वहाँ पर जो द्रव है वह ठंडा होता है, ठंडा होके मतलब जमने लगता है, बर्फ का आकार ले लेता है। ठीक ना, तो वहाँ जाने के बाद वह जम जाता है, घनत्व उसका वो हो जाता है, कम हो जाता है। चूंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है। आपने पढ़ा है, पानी का घनत्व जो होता है वह ज़्यादा और बर्फ का घनत्व कम। इसलिए आप ये भी देखते होंगे कि बर्फ पर भी ये बर्फ तैरते रहता है, पानी पर भी। पानी पर अगर बर्फ को रखेगा तो पूरा नहीं डूबेगा,
पूरा नहीं डूबेगा। कितना डूबेगा ये भी आगे चर्चा करेंगे। तो जो बादल का घनत्व होता है वह कम घनत्व होता है, कम घनत्व की वजह से वह तैरता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा अल्प घनत्व के कारण। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। यहीं पर हमने देखा कि भैया बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल का 9/10, हाँ जल का 9/10 होता है इसका, ठीक ना। 1/10 भाग अगर बर्फ को जल में आप अगर डाल देते हैं, बर्फ को जल में अगर ऊपर डालते हैं तो 1/10 भाग जो है वह ऊपर रहेगा तैरता हुआ, यानी कि 10% ऊपर रहेगा, 90% पानी में रहता है। यह भी पूछा था बिहार दरोगा में कि बर्फ जो होता है वह जल पर कितना भाग बर्फ का दिखाई देता है। तो आप बताएंगे कि भैया 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है, यानी कि 10% ऊपर और 90% नीचे। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। ज़्यादा नीचे रहता है, कम ऊपर रहता है, ठीक। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वह 0 होती है, ठीक ना। सीमांत वेग, देखिए सीमांत वेग क्या होता है, जब किसी चीज को आप तरल में ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक ना, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह शुरुआत में तो बहुत तेज गिरेगी, लेकिन एक निश्चित दूरी जाने के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद उसका वेग जो हो जाता है वह स्थिर हो जाता है। समझ रहे हैं, जब किसी तरल में आप किसी चीज को गिराते हैं तो शुरुआत में तो ये बढ़ती चली जाएगी त्वरण की वजह से, ठीक ना, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो क्या हो जाता है कि उसका वेग जो हो जाता है वह स्थिर हो जाता है, फिर उतनी ही चाल से गिरती रहती है नीचे। तो यही सीमांत वेग है। तो सीमांत वेग बस समझने के लिए मैं लिखा था सीमांत वेग क्या है। तो आप बताएंगे कि मैं किसी चीज़ को जब छोड़ता हूं तो शुरुआत में तो उसकी वेग बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ दूर के बाद उसकी जो वेग हो जाती है वह जैसे हवा में है तो हवा के संपर्क से, या फिर पानी में है तो उसके संपर्क से उसका जो वेग है वह स्थिर हो जाता है और स्थिर वेग से फिर गिरने लगता है, वही सीमांत वेग कहलाता है। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो घनत्व की अगर बात की जाए तो हाइड्रोमीटर, यहाँ पर एक हाइग्रोमीटर भी होता है। हाइग्रोमीटर पूछता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप बताते हैं कि आर्द्रता, ठीक है ना। घनत्व हाइड्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा। समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से क्या होता है, अधिक होता है। देखिए समुद्री जल जो होता है वह ज़्यादा घना होता है। कैसे, उसमें आपका नमक का मात्रा होता है ना, तो नमक मिलाने से आप ये भी मान लीजिए कि जो जल होता है वह घना हो जाता है, ज़्यादा घना हो जाता है। ज़्यादा घना का मतलब ज़्यादा गाढ़ा, आप सीधे याद कर सकते हैं, ज़्यादा घना ज़्यादा गाढ़ा, ये चीज़ आप याद करने के लिए समझ लीजिए। अपेक्षिक घनत्व बराबर, देखिए इसको निकालते कैसे हैं, तो वस्तु का घनत्व बटे में जल का 4 डिग्री पर घनत्व, ठीक। अपेक्षिक घनत्व अगर आपको निकालने बोला जाए, तो जैसे किसी वस्तु का निकालने बोला जाए तो उस वस्तु का घनत्व रख दीजिएगा और बटा जल के जो 4 डिग्री पर जो घनत्व होता है उसका, तो निकल जाएगा आपको। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह अनुपात होता है, इसका अनुपात और इसका अनुपात होता है अपेक्षित घनत्व, यह अनुपात होता है, मात्रक इसका कुछ नहीं होता है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक बताएं, तो बताइएगा कि नहीं होता है, इसका अनुपात होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। जल सबसे ज्यादा घना होता है कितने डिग्री पर, तो 4 डिग्री से सेंटीग्रेड सेल्सियस जो भी कहिए इस पर, या फिर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सबसे ज्यादा घना होता है ये आपका जल, ठीक। बर्तन में पानी पर बर्फ के पिघलने के बाद पानी का स्तर क्या होता है, तो नहीं बदलता है। एक बर्तन में आप पानी रखिए, फिर बर्फ डाल दीजिए, तो बर्फ डालने से जितना पानी उठेगा बर्फ पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि बर्फ पिघल गया तो स्तर कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि अगर बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताएंगे भैया कि स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्तर जो है वह वैसा बना रहेगा। नमक के घोल में अंडे के तैरने का कारण, अभी हमने बताया कि नमक मिलाने से जो जल है वह ज़्यादा घना हो जाता है, तो ज़्यादा घनत्व होने की वजह से अंडे की अपेक्षा जो है नमक वाला जल वह ज़्यादा घना हो जाता है। इस वजह से अंडा जो है वह नमक वाले पानी में तैरेगा। आप देखिएगा, पानी में नमक डाल के नमक मिला दीजिए, उसके बाद अंडा डालिए, अंडा नहीं डूबता है। तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु तैरती कब है, कब तैरती है, तैरने का नियम क्या कहता है भैया, तैरती है वस्तु कब, जब उत्प्लावन बल का मान जो होता है वस्तु के भार से ज़्यादा हो, वस्तु के भार से, वस्तु द्वारा जो भार लगाया जा रहा है उस भार से ज़्यादा हो। देखिए होता क्या है कि जैसे आप पानी रखें एक तसले में या कुछ में रखिए, वस्तु इस पर हमने डाला, तो वस्तु के जो हटाया जा रहा है पानी, उसके भार से अगर ज़्यादा है,
उत्प्लावन बल का भार, तो जो है वह वस्तु नहीं डूबेगी। ठीक ना, उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा होने पर वस्तु नहीं डूबती है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है भैया तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे ये गलत बता रहे हैं, लेकिन नहीं, उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? द्रव के घनत्व पर, ना कि वस्तु के घनत्व पर। उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर। अगर द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता तो लोहे की जो कील होती है वह पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। लोहे का कील का तो घनत्व सेम है कि नहीं? अगर द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता तो पारा में भी वह डूब जाता, लेकिन पारा पर तैरता है। इसलिए आप बताएंगे कि उत्प्लावन बल निर्भर जो करता है वह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, लाइन याद रखिएगा। उत्प्लावन बल कह रहे हैं हम निर्भर करता है, और कुछ नहीं समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सीधा पलट जाता है। डूबने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो डूबने के लिए वस्तु का घनत्व जिम्मेदार है, जल और पारा नहीं जिम्मेदार है। ठीक ना, डूबने के लिए, क्योंकि अगर पानी जिम्मेदार होता या पारा जिम्मेदार होता तो उसमें सब कुछ डूब जाता, कुछ भी डालिए तो डूब जाता, लेकिन सब कुछ नहीं डूबता है। प्लास्टिक हो ना डूबता है, लोहा हो कुछ डूब जाता है, कुछ नहीं डूबता है। तो वह निर्भर करता है वस्तु के घनत्व पर। ठीक, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। तैरने का नियम द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए वस्तु का घनत्व। तैरने का नियम में क्या होता है कि द्रव से कम घना होना चाहिए वस्तु का घनत्व। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तैरने निर्वात की जो श्यानता होती है वह शून्य होती है। निर्वात की जो श्यानता होती है वह शून्य होती है। धातुओं की शुद्धता का पता करने हेतु उपयोग किया जाता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है ये वाला कि धातुओं की शुद्धता का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्यानता गुण है तो श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण है, ठोस में ये नहीं होता है। तो ये चीज भी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछता है कि श्यानता का गुण इनमें से किनमें नहीं है? ठोस, द्रव और गैस ऑप्शन दे देगा। अब हम लोग लोलक घड़ी के बारे में बात करते हैं। तो लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक घड़ी आपने देखा है ना, जो ऐसे ऐसे हिलते रहता है उसका पेंडुलम, तो लोलक घड़ी उसको कह रहे हैं। तो उसको अगर आप ले जाते हैं पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे तो उसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि घड़ी सुस्त हो जाएगी। यह पूछ सकता है कि भैया घड़ी क्या होगा, तेज हो जाएगा या सुस्त हो जाएगा? तो लोगों को लगता है आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी तेज हो जाएगी ना। नहीं, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि देखिए 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तय करता है। ठीक, अब आवर्तकाल बढ़ गया तो भैया अब ये 1 सेकंड से ज़्यादा लेने लगेगा। आवर्तकाल मतलब समय बढ़ा है, काल मतलब समय, यानी पहले 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड में पहले घूम रहा था, अब ज़्यादा लेने लगेगा। तो सुस्त हो गया ना, घड़ी। पहले 1 सेकंड में मान के चलिए आप जा रहे थे इतना दूर, अब आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप सुस्त हो गए। तो घड़ी सुस्त हो जाती है, आवर्तकाल जो है वह बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी, चंद्रमा पर भी इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। अच्छा, आवर्तकाल बढ़ क्यों जाता है? जब जी का मान घटता है ना तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो जी का मान पृथ्वी से, अगर हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान जो है वह घट जाता है। तो घट जाता है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने शुरुआत में ही पढ़ा है कि आवर्तकाल पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जी के मान कम होने पर आवर्तकाल जो है वह बढ़ जाता है। जी के मान कम होने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। ठीक ना, अब आगे देखिए, आवर्तकाल बढ़ता है जब, भाई कब बढ़ता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाए। अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाए तब भी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ओके, और जी का मान अगर कम हो जाए तब भी आवर्तकाल जो है वह आपका बढ़ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे जो आवर्तकाल से संबंधित थे और कुछ श्यानता से संबंधित थे, और इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। आपने देखा ही है ना, आप लोग भी एग्जाम देते हैं तो ये चीज़ तो देखते ही रहते हैं। कभी पूछ देगा भैया कि चंद्रमा पर या उपग्रह पर, अगर उपग्रह पर हम किसी घड़ी को ले जाते हैं तो आवर्तकाल काम, तो ये घड़ी जो है यह काम नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि उपग्रह में आप जाएंगे तो वहाँ भारहीनता महसूस होगा, और भारहीनता महसूस होगा तो भैया आवर्तकाल यहाँ बिल्कुल समय मतलब पता नहीं चलेगा, कहने का मतलब है कि काम नहीं करेगा ये, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है, अगर उपग्रह पर जाते हैं तो लोलक घड़ी जो है वो काम नहीं करती है भारहीनता की वजह से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और हाँ छूटा तो नहीं है कुछ नहीं। और अगर कहीं कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में या कहीं लग रहा है कि डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हम समझ नहीं पाए, मैं आपको किसी और कक्षा में बता दूंगा जहाँ भी दिक्कत हो तो, ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बार बार इसको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस लाइन को पढ़िए और अपना काम करिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप भी चाहते हैं बिहार पुलिस बिहार एसएससी की तैयारी अच्छे से हो, जीके जीएस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा ही है, जीके जीएस का ही खेल रहता है बिहार पुलिस में, तो चैनल से जुड़ जाइए। जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा आपको कराई जाएगी। इसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कराएंगे, इकोनॉमिक्स भी कराएंगे, तो परेशान नहीं होना है, एग्जाम आते आते सब कुछ समाप्त करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।